नमस्कार, मेरा नाम है मयंक गुप्ता और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि अफगानिस्तान में आज हालात काफ़ी गंभीर है। तालिबान ग्रुप लगातार अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है। अफगानिस्तान में टोटल 34 प्रोविंसेस हैं और उसमें से 11 प्रोविंशियल कैपिटल्स तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है अब तक। तो आखिर तालिबान इस खून खराबे से क्या चाहता है, इसमें अफगान सरकार क्या कर सकती है और चाइना इस सिचुएशन से कैसे फ़ायदा उठाने की सोच रहा है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा जिसको डाउनलोड करके आप पैसे जीत सकते हैं। आपको बस कुछ इजी शॉर्ट क्विज़ेस खेलने हैं जो ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड होंगी और सिर्फ 2 क्वेश्चंस के आंसर देके आपको कैश रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप चाहें तो आप स्क्रीन पर दिखा रहे रेफरल कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं रिवॉर्ड्स पाने के लिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, तो जल्दी से डाउनलोड करो। अफगानिस्तान की आज की सिचुएशन को बेटर समझने के लिए 1979 के अफगानिस्तान सिचुएशन पे नजर डालनी होगी। ये समय था यूएस और यूएसएसआर की कोल्ड वॉर का। यूएसएसआर इंटरवीन करता है अफगानिस्तान में और उस समय के अफगानिस्तान हेड को मरवा देता है। ये करने के उनके पास दो रीजन थे। एक तो था कि अफगानिस्तान में कम्युनिज्म कमजोर हो रहा है, इसलिए सोवियत यूनियन इंटरवीन करके उसे सही करेगा। दूसरा, कम्युनिज्म फैलाकर यूएसएसआर कोल्ड वॉर में अपनी ताकत को मजबूत करना चाहता था। इसके बाद यूएसएसआर बाबरक करमल को नया लीडर बनवा देते हैं। वो नया कॉन्स्टिट्यूशन लाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आती है, फ्री इलेक्शन भी होते हैं। ऐसे ही कई सारे नए मॉडर्न लॉज लाए जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये कोल्ड वॉर का टाइम था और यूएस को ये प्रोग्रेस उसकी हार नजर आ रही थी। अब यूएस अफगानिस्तान में इंटरफेयर करने लगता है। वो अपोजिंग आइडियोलॉजी वाले ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, वो उनको पैसे भी देता है और साथ ही साथ उन्हें गन्स भी देता है। इसमें से ये ग्रुप का नाम था मुजाहिदीन। इस ग्रुप को पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान और यूनाइटेड किंगडम भी सपोर्ट करते थे। वैसे तो मुजाहिदीन गुरिल्ला फाइटर्स थे, लेकिन इतनी फंडिंग के बाद उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट डिवाइसेस तक आ गए थे। फिर आता है 1988 में जेनेवा अकॉर्ड्स। इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के टेरिटरी में, और इस अकॉर्ड के गारंटर्स होते हैं यूएस और सोवियत यूनियन। वही दोनों नेशंस जिन्होंने अफगानिस्तान में इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत करी थी। 1989 में सोवियत यूनियन अपने ट्रूप्स वापस ले लेता है इस एग्रीमेंट के चलते। उस टाइम के अफगान हेड नजीबुल्लाह भी इस अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। वो इलेक्शन कराते हैं वहाँ पे और इलेक्शन जीतने के बाद पावर भी रिटेन कर लेते हैं। अब अफगानिस्तान में एक नया ग्रुप आता है, तालिबान ग्रुप। पश्तून भाषा में तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट्स। मुल्ला ओमर 1994 में अपने 50 स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इस ग्रुप की शुरुआत करते हैं। इसमें अफगानिस्तान रेफ्यूजीज भी जुड़ जाते हैं। खास बात यह है कि मुजाहिदीन ग्रुप से भी ज़्यादा रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट होता है। इस तालिबान ग्रुप को भी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट किया था, लेकिन यूएस का रोल भी इसमें कम नहीं रहा। यूएस के गन सप्लाई से ही अफगानिस्तान का माहौल खराब होना शुरू हुआ था। अब 1996 में अब तालिबान मुजाहिदीन को हटाकर काबुल पे कब्जा कर लेते हैं। पर ये भी एक्सट्रीमिस्ट जैसे पहले बता रखा है, तो ये काफी कंजर्वेटिव सोच रखते हैं और करीबन हर चीज को ये बैन कर देते हैं। ये कहते हैं कि लड़कियों को बुर्का पहनना है, पूरी बॉडी को ढकना है। लड़कों से कहा जाता है कि उन्हें क्लीन शेव नहीं रखनी है। सिनेमा हॉल्स को बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जो लड़कियां 12 साल से बड़ी हैं उनको स्कूल ना भेजा जाए। इसके बाद होता है 9/11। 2001 में अलकायदा यूएस में 9/11 को अंजाम देती है और उसके लीडर उसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में जगह दी जाती है छुपने के लिए। इसके बाद उसामा को लेकर अमेरिका अफगानिस्तान इन्वेड करता है और नॉर्दर्न अलायंस नाम के ग्रुप की हेल्प लेकर दिसंबर 2001 तक तालिबान को पीछे कर देता है। इसके साथ ही नॉर्दर्न अलायंस के लीडर हामिद करजाई को सत्ता भी दे दी जाती है। 2011 में ओसामा को भी मार दिया जाता है यूएस के द्वारा और 2015 में खबर आती है कि तालिबान के फाउंडर ओमर 2015 में ही पाक में मर गए थे। लेकिन ना यूएस अपने ट्रूप्स वापस बुलाती है, ना तालिबान खत्म होता है। तालिबान की सोच अब भी टुकड़ों में जिंदा रहती है। अब आगे बढ़ते हैं 2020 में। तो 2020 के फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप तालिबान से बात करते हैं। वो कहते हैं कि तालिबान अगर अलकायदा जैसे ग्रुप से अलग हो जाता है तो यूएस अफगानिस्तान से अपनी ट्रूप्स वापस ले लेगा। ऐसे करने के उसके पास दो कारण थे यूएस के। एक तो ये कि वहां पे बहुत खर्चा हो रहा था, करीबन $2 ट्रिलियन अब तक यूएस खर्च कर चुका था अफगानिस्तान पर। इसके साथ साथ यूएस के जवानों की भी जान जा रही थी और अमेरिकन सिटीजन्स भी यूएस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि अमेरिकन सोल्जर्स क्यों बेफालतू में अफगानिस्तान वालों की वॉर लड़ रहे हैं, क्योंकि ये वॉर अफगानिस्तान वालों के ना कि अमेरिकन की। इसके बाद 2021 के जुलाई में जो बाइडेन इस बात को आगे बढ़ाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अफगानिस्तान से सभी अमेरिकन ट्रूप्स वापस बुला लिए जाएंगे
और ये सभी ट्रूप्स 2021 सितंबर तक अमेरिका पहुंच जाएंगे। इस अनाउंसमेंट के बाद से ही तालिबान और अग्रेसिव हो गया है, लेकिन फिर भी यूएस अपने ट्रूप्स को वापस बुला रहा है, अपने डिसीजन को चेंज नहीं कर रहा है। तो आज की बात करें तो तालिबान काफी अग्रेसिव हो रहा है, काफी पावरफुल भी हो चुका है। वो अफगानिस्तान की 65% टेरिटरी कंट्रोल कर रहा है। यूएस की इंटेल कहती है कि अमेरिकन ट्रूप्स के जाने के 90 दिन बाद ही अफगानिस्तान गवर्नमेंट गिर जाएगी। इसके साथ साथ जैसा पहले बता चुके हैं कि 11 प्रोविंशियल कैपिटल्स पर वो कंट्रोल कर चुका है और एक प्रोविंस अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल से केवल 150 किलोमीटर दूरी है। अब सवाल उठता है कि तालिबान आखिर में चाहता क्या है। तो 2021 के एक स्टेटमेंट में तालिबान का स्पोक्समैन कहता है कि वो चाहते हैं कि अभी के अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गानी को हटा दिया जाए, उनकी जगह कोई और आया जाए। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। जो तालिबान है वो एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है और जैसा हम देख चुके हैं 1996 में जब उनके पास सत्ता आई थी तो उन्होंने काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी अपने लोगों पर और रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ भी काफी गलत किया था और छोटी लड़कियों को एजुकेशन पाने से भी रोका था। तो ये सोचना गलत है कि वो अफगान प्रेसिडेंट के हटने के बाद शांत हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं इसमें अफगान सरकार क्या कर सकती है। तो पावर शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट लाने की सोची जा रही है, जिसमें होगा ये कि कुछ हिस्से तालिबान के कंट्रोल में होंगे, कुछ हिस्से होंगे अफगान सरकार के कंट्रोल में। लेकिन ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, अफगान सरकार और तालिबान ग्रुप, ये दोनों मिलकर पार्लियामेंट में बैठेंगे और बात करेंगे। इसके अलावा अगर यूएस का इस पर स्टांस देखे तो एक लीक्ड मार्च 2021 लेटर में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन urged Ghani to agree to a peace process with the Taliban that would dissolve the Afghan government and even lead to his removal from power, citing concerns that the security situation would worsen after the US withdrew its troops। यानी कि कहने को तो यूएस अफगान सरकार के सपोर्ट में है, लेकिन इस लीक्ड पेपर के चलते वो कहती है कि अफगान सरकार को डिसॉल्व हो जाना चाहिए और तालिबान को पावर देके अफगानिस्तान में शांति ला देनी चाहिए। वहीं अगर चाइना की बात देखें तो चाइना इसमें एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है अपनी। एक रिपोर्ट में आया है कि चाइना प्रिपेयरिंग टू रिकॉग्नाइज तालिबान इफ काबुल फॉल्स। एक स्टेटमेंट है कि वी होप दैट अफगान तालिबान विल मेक अ क्लीन ब्रेक विद ऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग द ETIM and resolutely and effectively combat them to remove obstacles, play a positive role and to create enabling conditions for security, stability, development, cooperation in the region। आसान शब्दों में चाइना कहता है कि अगर तालिबान बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, खासकर ETIM से अपना नाता तोड़ ले तो चाइना तालिबान को रिकॉग्नाइज करने के लिए रेडी हो जाएगा। अफगानिस्तान को लेकर मेरा मानना यही है कि तालिबान जैसे ग्रुप को पावर नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उनकी काफी कंजर्वेटिव सोच है और हम देख चुके हैं कि कैसे 1996 में जब उनको पावर मिली थी तो उन्होंने रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स के साथ कैसी बदसलूकी की थी। आपकी राय में अफगान कॉन्फ्लिक्ट का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाय दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।